सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और जैसे जैसे यूपी के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पार्टियां 22 की रणनीति को और भी धारदार करने में जुट चुकी हैं। और इसी क्रम में बसपा ने अपने संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर राजधानी लखनऊ में भारी भीड़ जुटाकर अपनी ताकत का एहसास कराने की तैयारी कर रही है। और मायावती इस कार्यक्रम के जरिए प्रदेश में औपचारिक रूप से अपना चुनावी अभियान भी शुरू करेगी। राजधानी लखनऊ में पुरानी जेल रोड स्थित काशीराम स्मारक स्थल पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती शामिल होंगी। श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में आने वाले कार्यकर्ताओं को बीएसपी सुप्रीमो मायावती संबोधित भी करेंगी और वो बसपा को फिर से सत्ता में लाने का संकल्प भी कार्यकर्ताओं को दिलाएंगी। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा प्रमुख पहले ही पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर के इस बात का अंदेशा इस पर जता चुके हैं। और इस साल क्योंकि काशीराम की पुण्यतिथि बड़े पैमाने पर मनाने के निर्देश दिए गए थे, मायावती ने सभी 75 जिलों के कार्यकर्ताओं को लखनऊ आने के लिए कहा है और इसीलिए इस सभा में बड़ी भीड़ जुटने की उम्मीद भी है। कोरोना महामारी के बाद बसपा की लखनऊ में यह सबसे बड़ी सभा होगी। तो सवाल है कि क्या बसपा अब पूरी तरह से चुनावी बोर्ड में आ चुकी है? ज्यादातर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली बसपा को क्या लगता है कि अब जमीन पर आने जाने से अब यह समय आ चुका है, ये सही समय है जमीन पर आने का? क्या मायावती का संबोधन बसपा को 2022 में बसपा को एक बार फिर से 2007 की तरह बहुमत दिला पाएगा? सवाल तो कई हैं और इन्हीं सब सवालों के जवाब को तलाशेंगे। और आज की इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले ये लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चुनाव की तैयारी है और सियासत शुरू हो चुकी है और बसपा जो है पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। और बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा जहां पर रैली की जानी है, जहां पर लोगों का इकट्ठा होना है, उस रैली स्थल से हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। जरा रिपोर्ट आप देखिए। श्री काशीराम के पुण्यतिथि के बहाने आज बसपा चुनावी शंखनाद करेगी। आप देख सकते हैं कि काशीराम की याद में ही बने इस स्मारक स्थल पे दूर दूर से कार्यकर्ता आए हैं, या कह सकते हैं कि प्रदेश के कोने कोने से कार्यकर्ता आए हैं। लंबे समय से इस प्रकार के बसपा में कोई आयोजन नहीं हो रहा था। उसके लिए कोरोना को दोषी मान सकते हैं या इस प्रकार का कोई पार्टी आयोजन नहीं कर रही थी। लेकिन आज इसी बहाने 2022 का चुनावी शंखनाद का ऐलान होगा, जो एक अपने कार्यकर्ताओं में मैसेज देने की कोशिश रहेगी। अगर हम बात करें तो लोकसभा का चुनाव जो हुआ था उसमें सपा बसपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, जिसमें बसपा को सपा से अधिक सीटों पे सफलता मिली थी। लेकिन इसी बहाने मैंने पहले ही कहा कि 2022 का चुनाव है। लगातार अगर प्रदेश की सियासत की बात करें तो कोई चुनावी रथ यात्रा निकाल रहा है या जो सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी हो लगातार कार्यक्रम के बहाने अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता की नब्ज टटोल रही है। लेकिन आज आप देख सकते हैं, ये भीड़ बता रही है कि जिस तरीके से बसपा का लोग आकलन कर रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक आकलन कर रहे थे, लेकिन ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि 2022 में जो प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है उसकी तस्वीर कुछ अलग हटके हो सकती है। सहयोगी अमीश के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। मान्यवर काशीराम के पुण्यतिथि के बहाने आज बसपा का चुनावी शंखनाद का ऐलान होने जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बसपा के विधायक विनय शंकर तिवारी जी है। क्या तैयारी होगा, क्या मंत्र होगा? जीत का मंत्र है। और देखिए, ये जनसैलाब ये बता रहा है कि आने वाला 2022 बहुजन समाज पार्टी का है आने वाला। लेकिन जिस तरीके से अचानक सक्रियता बढ़ी है बसपा की, अगर बात करें ब्राह्मण सम्मेलन के बाद, प्रबुद्ध सम्मेलन के बाद ये वाला रैली, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष ये तंज कस रहा है कि इस बहाने कुछ होने वाला नहीं है, आमने सामने की लड़ाई होगी। देखिए, लड़ाई बहुजन समाज पार्टी की है। ये ठीक बात कर रहे हैं, आमने सामने की लड़ाई होगी, लेकिन जिसकी भी लड़ाई होगी बहुजन समाज पार्टी से होगी। आज सर्व समाज के लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है, बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बसपा के विधायक विनय शंकर तिवारी थे। उन्होंने कहा कि सही बात है कि प्रदेश में आमने सामने की लड़ाई होगी, लेकिन उस लड़ाई में बसपा का ही मेन रोल होगा। सहयोगी अमीश के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा अब इस रैली को लेकर के पूरी ताकत लगाई जा रही है, लेकिन इस पर अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं क्या है? आम आदमी पार्टी इस पर क्या कह रही है, आरएलडी इस पर क्या कह रही है, जरा वो भी आप सुनिए। एक ऐसी शख्सियत थे जिनके अंदर संगठन बनाने की
अपूर्व क्षमता थी। ये अपने जगह बिल्कुल सत्य है, लेकिन काशीराम जी के बहाने बहुजन समाज पार्टी या अब मायावती जी अपनी ताकत दिखाने का जो प्रयास कर रही हैं, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर ये मैं समझता हूँ मायावती तो छद्म वेशधारी हैं। कभी ब्राह्मणों के पीछे खड़ी हो जाती हैं, कभी कहा जाता था कि तिलक तराजू और तलवार, ये काशीराम जी के समय की बात थी। अब कहा जाता है कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। काशीराम जी की पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हुए बहन मायावती जी को आज मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में, बल्कि कुछ सालों में जिस तरह से उन्होंने बसपा की और मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी के हाथों गिरवी रख दी है, उसके लिए आज उनको मान्यवर काशीराम जी से माफी मांग लेनी चाहिए। आप सबको याद होगा कि पिछले साल अक्टूबर की बात है, राज्यसभा के चुनाव थे, उसमें सीधा सीधा बयान देकर के सबको चौंका दिया था बहन मायावती जी ने कि हम भारतीय जनता पार्टी को खुलेआम सपोर्ट करेंगे। तो ये लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं और साथ ही आपको हमने अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं वो भी हमने आपको सुनाए। और इसमें क्योंकि मायावती की तरफ से पूरी ताकत के साथ इस बार के चुनावी मैदान के अंदर उतरना वो चाहती हैं और एक बार फिर से सत्ता में वापसी की तरफ वो कोशिश कर रही हैं, लेकिन क्या असल मायने में एक बार फिर से जब चुनावी मैदान में वो उतरी हैं तो क्या उनका जो सत्ता तक पहुंचने का रास्ता है वो इतना आसान है? क्या इसमें ज्यादा कोई मुश्किलें उनको नहीं आएंगी? और अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से जब दावा किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना दावा है, वो कहते हैं कि 400 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल तो यही है कि बाकी बची सीटें, जो बहुत चंद सीटें हैं, वो क्या बाकी दलों के पास जाएंगी? बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये अपना अलग दावा किया जा रहा है कि इस बार सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनने जा रही है। और ऐसे में मायावती का ये चुनावी शंखनाद कितना फायदा उनको दिला पाता है, कितना बेनिफिट उनको दिला पाता है, क्योंकि इससे पहले तक लगातार बयानों के तीर वो सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए चलाया करते, लेकिन अब जमीन पर उतर करके लोगों के बीच पहुंच करके वो जनता से संवाद करना चाहती हैं। मायावती दरअसल ये चाहती हैं कि इस बार सभी जिलों से 75 के 75 जिलों से कार्यकर्ता इस कार्यक्रम के अंदर पहुंचे, अपनी ताकत दिखाएं, वो एक साथ हो सकें, एकजुट हो सकें। और ये माना जा रहा है कि अलग अलग क्योंकि पिछड़ा वर्ग का जो वोट है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और इसीलिए हर राजनीतिक दल की तरफ से कोशिश भी है। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो यह आरोप भी लग रहा है कि अभी केंद्रीय कैबिनेट के अंदर जो नेताओं को शामिल किया गया, जो मंत्री बनाया गया नेताओं को, सांसदों को, उसके पीछे बड़ा कारण भी यही है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, पिछड़ा वर्ग को अपने साथ करना है। लेकिन क्या अब ऐसे में मायावती, जो उनका पिछड़ा वर्ग का जो वोट बैंक है, जो बिखर चुका है, क्या वो उसको एक साथ कर पाएंगी? क्या वो उस सभी को अपने साथ, पार्टी के साथ जोड़ पाएंगी? क्या वापस से जो इधर उधर राजनीतिक दलों में पहुंच चुके हैं लोग, क्या वापस से उनके आह्वान के बाद से सभी नेता या जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो वोटर भी हैं, क्या वो मायावती के साथ जुड़ पाएंगे? अपने आप पे बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से तो मायावती की मंशा पर ही सवाल उठा दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि मायावती कभी ब्राह्मणों को साथ देने के लिए कहती हैं, लेकिन कभी इससे पहले कि अगर बयान सुने तो वो ब्राह्मणों के खिलाफ ही वो बयान ही करती थी। लेकिन आज के समय में परिस्थितियों को देख करके वो ब्राह्मणों का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन इस तरीके से आयोजित करती हैं और ये आरोप भी लगाती हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि उनको देखा देखी ही उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने भी इसी तरीके के सम्मेलन का आयोजन किया है। तो चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बिना समय गवाए आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता आनंद दुबे जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। एसपी से प्रवक्ता उमाशंकर राजभर हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह सलूजा हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर केपी त्रिपाठी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी से हमारे साथ नेता सुरेश चंद्र हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। लेकिन शुरुआत सुरेश चंद्र जी मैं आपसे ही करना चाह रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो ताकत दिखाने की कोशिश है, क्या आपको लगता है कि इससे दूसरे राजनीतिक दल जो ये मान करके चल रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग का जो वोट है वो उनको मिल सकता है इस बार के विधानसभा चुनाव में, क्या वापस से बहुजन समाज पार्टी का जो हार्डकोर वोटर है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ पाएगा? जी बिल्कुल जुड़ पाएगा, क्योंकि हमारा तो सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है, उसे ही हम जनता में, शुभचिंतकों में, समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में ले जा रहे हैं कि देश उन्नति का सही इलाज केवल बीएसपी के पास। बीएसपी का ये पैगाम स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम,
माननीय बहन जी स्वच्छ प्रशासन के नाम में उनका एक अपने में नाम है, छोड़ दीजिएगा उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में, और भारत को भी अगर हम एक तरफ कर दें तो पूरे संसार में। दरअसल सर सवाल इसलिए उठता है कि वो सक्रिय नजर नहीं आती हैं, और अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से सवाल यही उठाया जाता है कि जब वो सक्रिय नहीं रहती हैं, सिर्फ विधानसभा चुनाव आते हैं तभी वो एक्टिव मोड में आती हैं। सवाल उठाने वाले उठाते रहे। आज जो कार्यक्रम हमारा उधर लखनऊ पे हो रहा है, माननीय बहन जी वहां पर थोड़ी देर बाद अपना व्याख्यान देंगे, समाज को समझाएंगे, तो वहां से स्पष्ट हो जाएगा उन लोगों के लिए मतलब बड़ा कड़ा जवाब मिलेगा कि भाई जो ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ऐसा है वैसा है, आज देखेगा ना वहां पर। और मेरा तो मीडिया से निवेदन रहेगा कि अगर वो सच्ची बात हिम्मत करके हमारे पूरे कार्यक्रम को अगर दिखा देते हैं, जितना समर्थक हमारा जुटेगा, सर्व समाज का लोग जुटेगा, बहुजन समाज का लोग जुटेगा, वोटर जुटेगा, उसको सबको अगर दिखा देते हैं तो 2022 में जो आपकी चाहत है हम उसे पूरा करेंगे। क्योंकि हम समाज में ले जाए बात को कि बीजेपी के शासनकाल में ना तो कोई हॉस्पिटल बना हो तो बता दें, कोई डिग्री कॉलेज बना हो तो बता दें, कोई कॉलेज खोला हो तो बता दें, स्कूल खोला हो तो बता दें, कोई हॉस्पिटल खोला हो तो बता दें, सफाई, सुरक्षा और शिक्षा पर अगर कोई काम किया हो तो ये जवाब दे दें। नहीं तो हाँ, झूठ बोलने में पारंगत है, झूठ बोलने में पारंगत है और उसी आधार पर ये बहकाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। ठीक है, हम सही माने में आज आपके माध्यम से मैं तो मान्यवर कांशीराम साहब को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ, और अपना जो हमारा प्रेरणा स्थल है 12 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, मैं वहां पर मौजूद हूँ इस समय। और हमारे सभी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता, चूंकि दिल्ली वालों के लिए यहाँ के आदेश और लखनऊ वालों के लिए वहाँ के आदेश और पंजाब के लिए पंजाब वालों के लिए वहाँ के आदेश, इस तरह से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। पहले ठीक है सर, ठीक है। जरा आनंद दुबे जी को मैं शामिल कर रहा हूँ। आनंद जी, ये आरोप लगाया जा रहा है कि मौजूदा वक्त में तो सरकार ने कुछ नहीं किया है, लेकिन मायावती जो कि इससे पहले तो, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी नेता ये सवाल उठा देते हैं कि वो सक्रिय नजर नहीं आती हैं, लेकिन अब विधानसभा चुनाव है इसलिए वो एक्टिव मोड में है, इसलिए वो जमीन पर उतर करके अब लोगों के बीच पहुंच रही हैं, सम्मेलन कर रही हैं और ऐसी रैलियां कर रही हैं, ताकत दिखाने की कोशिश है। क्या ये जो ताकत दिखाने की कोशिश है, पिछड़ा वर्ग को अपने साथ दिखाने की, बताने की जो कोशिश है, क्या असल मायने में यही रियल पिक्चर है? जी देखिए, सबसे पहले तो आज मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि है और मैं उनको कोटि-कोटि नमन करता हूं। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि क्या जिस विचारधारा को लेकर मान्यवर कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। ठीक है, मैं आनंद जी में जरा आपसे रिएक्शन लेता हूं। बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त कुछ कह रही हैं, जरा दिखाते हैं दर्शकों। अपेक्षित वर्गों के लोगों को दी है, जिनकी यहाँ जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियों की रही सरकारों में काफी ज्यादा उपेक्षा की गई।